नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या दिल्ली के जंतर मंतर पर हुआ सीजेपी का प्रोटेस्ट सीआईए ने करवाया था? क्या इस आंदोलन के पीछे विदेशी शक्तियों का हाथ था? और क्या भारत को नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका बनाने की तैयारी थी? ये तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि रिटायर्ड मेजर जनरल का एक बयान सामने आया है, एक ट्वीट सामने आया है और उस ट्वीट में बहुत बड़ी बात कही गई है। आपको पता ही होगा कि भारत के पड़ोसी मुल्कों में, पड़ोसी देशों में क्या कुछ नहीं हुआ और किस तरह से सत्ता बदली गई। श्रीलंका में भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब तगड़े से उठा और वहां तख्ता पलट हुआ। बांग्लादेश में भी तख्ता पलट देखने को मिला और शेख हसीना बांग्लादेश से निकलकर भारत में शरण लेती हैं। नेपाल में क्या हुआ, किस तरह से नेपाल में जेनजी आंदोलन हुआ और वहां भी तख्ता पलट हुआ। वहां मंत्रियों को भीड़ ने घेर के पीटा। ये जो 3 देशों में आंदोलन हुआ और तख्ता पलट हुआ, तो क्या भारत में भी तख्ता पलट करने की साजिश थी, कोशिशें हुई थी? दरअसल रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट करके तमाम दावे किए हैं। ट्वीट उन्होंने किया और लिखते हैं वो, एक सैनिक के तौर पर मुझे खुशी है कि भारत के लोकतंत्र ने दुनिया को दिखाया है कि सीआईए से प्रेरित कलर्ड रिवॉल्यूशन, रंग आधारित क्रांतियों से कैसे निपटा जाता है। 1989 में तियानमेन स्क्वायर की घटना याद है, जब पीएलए को छात्रों के विद्रोह को कुचलने के लिए टैंकों का इस्तेमाल करना पड़ा था। हमारे पड़ोस में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल भी ऐसी क्रांतियों से निपटने में नाकाम रहे थे, तो भारत ने ये कैसे किया? ज्यादातर कलर्ड रिवॉल्यूशन किसी असली मुद्दे या शिकायत पर आधारित होते हैं। नेपाल और श्रीलंका में यह मुद्दा घोर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद था, जबकि बांग्लादेश में यह मुक्ति योद्धाओं के लिए 35% आरक्षण का मामला था। भारत में उन्होंने नीट पेपर लीक का मुद्दा चुना। यह एक असली मुद्दा था जिसने युवा छात्रों और उनके मध्यवर्गीय माता पिता को भी प्रभावित किया। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस को वॉशिंगटन से पैराशूट के जरिए बाहर से लाकर उतारा गया था। भारत में युवा नेताओं को बोस्टन, दुबई से लाया गया और कुछ जर्मनी में ही रहे। पहला चरण किसी असली मुद्दे पर गुस्सा भड़काना होता है। शुरू में सरकार अड़ी हुई थी कि मिस्टर प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, इससे गुस्सा और बढ़ गया और इंस्टाग्राम मुख्य मंच बन गया। यह आंदोलन कई शहरों में फैल गया, खतरे की घंटी बज गई। भारत सरकार ने लोगों के गुस्से की मुख्य वजह को दूर करने के लिए समझदारी और संवेदनशीलता से काम लिया। मिस्टर प्रधान से इस्तीफा देने को कहा गया और सुधार के लिए कानून व उपाय घोषित किए गए। इस बीच प्लेबुक का दूसरा चरण शुरू हुआ, जिसमें पुलिस पर हमला करने और हिंसा फैलाने के लिए 2800 से ज्यादा असामाजिक तत्वों को शामिल किया गया। पुलिस कर्मियों पर बेरहमी से हमले किए गए। नेपाल, ईरान और बांग्लादेश में पुलिस और छात्रों दोनों को मारने के लिए छतों पर स्नाइपर तैनात किए गए थे। इससे पुलिस और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाली एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई का मामला और गंभीर हो जाता। भीड़ द्वारा हत्या, लूटपाट, आगजनी के माहौल में असली मकसद भुला दिया गया। भारत ने मूल कारणों को दूर करके और हिंसा को बढ़ने न देकर इस आंदोलन को नाकाम कर दिया। सौरभ दास ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने की कोशिश की जिसमें छात्रों के खिलाफ एफआईआर ना करने, लेकिन गुंडों और गैंगस्टरों के खिलाफ एफआईआर करने की बात कही गई थी। उनके इस विरोध ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ये वही जानी पहचानी प्लेबुक थी जो काम कर रही थी। इसका मकसद भारत की परीक्षा प्रणाली को ठीक करना नहीं, बल्कि सही तरीके से चुनी गई सरकार को गिराना था। भारत सरकार ने खुद में सुधार करने की संवेदनशीलता दिखाई और इस उभरते हुए आंदोलन की हवा निकाल दी है। यानी कि ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन से जिस तरह से सरकार ने निपटा वो जीडी बख्शी के अनुसार काबिल तारीफ है। यानी सरकार ने इस विदेश प्रायोजित आंदोलन की हवा निकालने का काम किया है, जो जहां पर नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका की सरकारें नाकाम साबित हुई थी। आपको बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और कहा था कि छात्रों को किसी भी तरह से कानूनी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन
जो ऐसे तत्व हैं उपद्रवी जिनके खिलाफ पहले से ही कोई मामला दर्ज है, एफआईआर दर्ज है, उनको किसी भी तरह से राहत नहीं मिलेगी, यानी उनके खिलाफ एक्शन होगा। और इस मामले में सीसीटीवी से लेकर ड्रोन की फुटेजेस तक संभाल के रखने को और जांच करने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सौरभ दास ने कहा था कि किसी पे भी एफआईआर ना हो, यानी कि जिस पे केस है उस पे भी ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर कहा कि जो छात्र हैं, खासतौर से नाबालिग, उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं होगा, लेकिन जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है उन पर उनको राहत कहीं से नहीं मिलेगी। बड़ी बात यह भी है कि अभिजीत दिपके ये आंदोलन करने आते हैं, अमेरिका से आते हैं। इनका जो ट्विटर अकाउंट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये यूएस बेस्ड है, यानी ये अमेरिका में रह रहे थे, फिर यहां लैंड करते हैं, एक सीजेपी मूवमेंट चलाते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी का पेज बनाते हैं, खूब भर भर के उस पर फॉलोअर आते हैं और फिर ये इंडिया आते हैं, प्रदर्शन में शामिल होते हैं। तो जीडी बख्शी ने ये दावा किया है, ये अपने आप में सोचने को मजबूर करता है और सीधे तौर पर जो कई सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या उन सवालों को ये दावा पुख्ता करता है? बड़ा सवाल यही है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।